हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता के संदर्भ में चर्चा करूंगी। सुमेरियन सभ्यता की जब हम बात करते हैं तब हम यह देखते हैं कि इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि सुमेरियन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, तथा इस बात पर भी इतिहासकारों में सहमति है कि अगर पश्चिमी एशिया के इतिहास की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता को हम सभ्यता का जनक कह सकते हैं। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं तब हम यह देखते हैं कि दजला और फरात नदी घाटियों के तटों पर जिन सभ्यताओं का विकास हुआ है उनमें सुमेरियन सभ्यता अग्रणी रही है। जहां तक सुमेरियन सभ्यता के नाम का प्रश्न है तो इतिहासकारों का मत है कि सुमेरियन सभ्यता का नामकरण सुमेर नगर के नाम पर हुआ है। यह नगर दजला फरात घाटी के दक्षिण की ओर बसा हुआ था, जहां लगभग 4000 ईसा पूर्व एक घुमक्कड़ जाति ने रहना प्रारंभ कर दिया था। इतिहासकारों का मत है कि सुमेर में इस घुमक्कड़ जाति से पहले सेमेटिक जाति की एक शाखा का निवास रहा था, जिसे पराजित कर इस जाति ने इस नगर में रहना आरंभ किया था। सुमेरियन सभ्यता के संदर्भ में सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में हिंग्स ने विश्व के समक्ष यह तथ्य रखा कि किलाक्षर लिपि को सीखने वाली एक प्राचीन जाति रही थी जो अपने रहने के स्थान दक्षिणी बेबीलोनिया को सुमेर कहती थी, और यही कारण है कि आपट महोदय ने इस जाति को सुमेरिया नाम दिया। रॉलिंसन महोदय ने सुमेरियन भाषा की शब्दावली जो बेबीलोनियन भाषा में अनुवाद सहित दी हुई थी के अभिलेखों की खोज की। सुमेरियन सभ्यता के संदर्भ में लगाश नगर से सुमेरियन राजाओं की सूचियां प्राप्त की गई हैं तथा निप्पुर नगर के उत्खनन से हमें सुमेरियन साहित्य से संबंध रखने वाले अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य 1948 में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी म्यूजियम इन फिलाडेल्फिया के कार्यों के कारण हमारे समक्ष सुमेरियन सभ्यता के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे मैं विस्तार से सुमेरियन सभ्यता के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के संदर्भ में बात करूंगी, और जब भी हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें सर्वप्रथम नगर की अवधारणा जो रही थी उसके विषय में बात करनी होगी। सुमेरियन सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है वह यह है कि प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन की व्यवस्था रही थी। यदि हम नगर की सुरक्षा व्यवस्था के विषय में बात करें, सुमेरियन सभ्यता में नगर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर को चारों तरफ से चारदीवारी से घेर दिया गया था। नगर के अंदर गतिविधियों के विषय में यदि बात की जाए, साधारणतः नगरों के अंदर बाजार, उद्योग धंधे और कारखानों की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के विषय में बात करें, नगरों के पास मीलों तक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे, जहां निवास करने वाले ग्रामीण कृषि कार्य कर अन्न का उत्पादन किया करते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के विषय में हम जब भी बात करते हैं, इसमें हम यह देखते हैं कि पुरोहितों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता में नगर के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों पर पुरोहितों का नियंत्रण होता था और पुरोहित वर्ग का राजनीतिक कद काफी बड़ा हुआ करता था। मंदिरों के अधिकार के विषय में यदि बात की जाए, सुमेरियन सभ्यता में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राज्य की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग नगर के मंदिर के अधीन हुआ करता था। आगे यहाँ पे यदि हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के विषय में और अधिक बात करें तो इसमें हमारे समक्ष जो एक तथ्य आता है वह है नगरों में आपसी संघर्ष को लेकर के। हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इन नगरों में वर्चस्व के लिए आपस में संघर्ष हुआ करता था। प्रायः कमजोर नगर के द्वारा सशक्त नगर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती थी। राज्य की परिकल्पना के विषय में यदि हम बात करें, सुमेरियन सभ्यता में नगरों को मिलाकर राज्य का निर्माण किया जाता था तथा नगरों को मिलाकर बने राज्य के शासक को लूगल कहा जाता था। राजनीतिक एकीकरण के विषय में यदि बात की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सारगोन और उसके उत्तराधिकारियों ने राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रयास किए थे और इसके लिए उनके द्वारा अपने समर्थकों में मंदिरों की भूमि का वितरण भी किया जाता था।
सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो राजनीतिक संरचना रही थी, उसकी एक विशेषता जो रही थी वह प्रजा की भक्ति को लेकर के भी थी। इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत राजा के प्रति प्रजा की भक्ति का सिद्धांत भी काफी लोकप्रिय रहा था, जिसका प्रमाण यह था कि न्यायालयों में राजा के नाम पर शपथ लिया जाता था। सुमेरियन सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल सेटअप रहा था, उसमें पटेसी जो है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये पद रहा था। सुमेरियन सिविलाइजेशन में जब हम कभी 4 नगरों को मिलाकर एक राज्य के अस्तित्व के विषय में बात करते हैं, तो इस राज्य के स्थानीय शासक को पटेसी कहा जाता था। लुगल के पद के विषय में यदि बात की जाए, सुमेरियन सभ्यता में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि प्रारंभ में लुगल का पद अस्थायी हुआ करता था, लेकिन बाद में नगरों की संख्या बढ़ने पर तथा इन नगरों के मध्य संघर्ष के बराबर बने रहने के कारण कुछ नगरों में लुगल का पद स्थायी कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम प्रमुख जो नियंत्रण रहा था उसके विषय में यदि बात की जाए, सुमेरियन सभ्यता में हम ये देखते हैं कि नगर और राज्य में प्रशासनिक स्तर के सर्वोच्च पद को पटेसी और लुगल कहा जाता था, किंतु ये पद भी पुरोहित वर्ग के नियंत्रण के अधीन होते थे। पॉलिटिकल सेटअप जो रहा था पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का, उसमें हमें समितियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। सुमेरियन सभ्यता में नगर और राज्य के प्रशासन के लिए एक जन समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा प्रशासन से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। 2 सदनों के होने की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जन समिति के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 2 सदनों का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रथम सदन में सभी वयस्क नागरिकों को रखा जाता था तथा दूसरे सदन में नगर के अनुभवी और बुद्धिमान नागरिकों को जगह दी जाती थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर रही थी, उसका एक बहुत बड़ा विशेषता हम कह सकते हैं कि परस्पर परामर्श का रहा था। हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दोनों सदनों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था, जिसका प्रमाण हमें गिलगमेश आख्यान से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि राजधानी एरेक में दोनों सदनों में प्रायः परामर्श किया जाता था। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विषय में यदि बात की जाए, तो हम यह देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जनतांत्रिक और राजतांत्रिक दोनों ही व्यवस्था विद्यमान रही थी, लेकिन प्रशासन में प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रभावी रही थी। इस बात का प्रमाण हमें गिलगमेश के आख्यान से मिलता है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि एरेक का शासक आवश्यकता अनुसार संसद से विचार विमर्श किया करता था। राजनीतिक व्यवस्था के विषय में यदि और हम बात करें, तो हम यह देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में 3000 ईसा पूर्व के बाद गिरावट आने लगी थी और उसके स्थान पर राजतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई थी। सच तो यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पटेसी, लुगल और एनसी के बढ़ते महत्व के कारण लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर राजतंत्र हावी हो गया था। सुमेरियन सिविलाइजेशन की राजनीतिक संरचना में जिस प्रकार से लुगल और पटेसी का पद महत्वपूर्ण रहा था, उसी प्रकार से एनसी का पद भी महत्वपूर्ण हुआ करता था। हमें यह जानकारी मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता में ऐसे नगर जहां समस्याएं कम होती थीं, वहां शासन व्यवस्था का निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रधान पुरोहित को दी गई थी, जिन्हें एनसी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम राजा के पद के विषय में बात करें, तो सुमेरियन सभ्यता में राजा का पद, चाहे वह पटेसी हो, लुगल हो या एनसी हो, एक ईश्वर के अनुचर का पद माना जाता था और राजगद्दी ईश्वर की देन समझी जाती थी। राजा के अधिकार के विषय में यदि बात की जाए, सुमेरियन सभ्यता में राजा को प्रशासकीय अधिकार दिए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से युद्ध में शामिल होना, नगर में शांति और सुरक्षा कायम करना, नागरिकों से कर वसूलना जैसे अधिकार शामिल थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सेटअप के विषय में यदि हम बात करें, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि लुगल और एनसी का पद वंशानुगत हो गया था। यद्यपि प्रारंभिक व्यवस्था में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि लुगल और एनसी का पद वंशानुगत नहीं थे तथा किसी भी व्यक्ति को जनसभा अथवा देवता के द्वारा ये पद दिए जा सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देवी सम्मान के विषय में बात करें, सुमेरियन सभ्यता में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राजाओं को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था।
लेकिन बाद में उन्हें देवता का अवतार या देवता समझा जाने लगा और उनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। इस बात का प्रमाण सारगोन प्रथम और नरामसिन है, जिन्हें देवी सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम न्यायिक व्यवस्था के विषय में बात करें, सुमेरियन सभ्यता में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था कायम की गई थी, जिसका प्रमाण हमें सुमेरियन नगरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन विधि संहिताओं से संबंधित पट्टिकाओं से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम दुंगी संहिता के विषय में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बेबीलोनियन सभ्यता में जो हम्मुराबी का संहिता था उसमें इसकी भूमिका रही थी। तृतीय राजवंश के संस्थापक उर सेनगुर अथवा उर नमू की विधि संहिता हम्मुराबी के पहले ही तैयार की गई थी। इस विधि संहिता का ज्ञान लोगों को 1952 ईस्वी में हुआ था। इसी वंश के दुंगी ने भी विधि संहिता की रचना की थी, जिसने हम्मुराबी की विधि संहिता पर छाप छोड़ी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम न्यायालयों के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय के रूप में मंदिर काम किया करते थे। आगे यहाँ पे यदि हम न्यायाधीशों के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जहाँ मंदिर न्यायालय के रूप में कार्य करते थे, वहीं न्यायाधीश के रूप में पुजारी पंच और नागरिक सभाएं कार्य किया करती थी। आगे यहाँ पे यदि हम पेशेवर न्यायाधीशों के विषय में बात करें तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि महत्वपूर्ण मामलों में बड़े अदालतों में पेशेवर न्यायाधीशों की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता था। विशेष पंच के विषय में यदि बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए तथा दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने के लिए राजा के द्वारा विशेष पंचों को भी नियुक्त किया जाता था। दंड विधान के विषय में यदि बात की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता में न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड विधान को भी लागू किया गया था। न्यायिक व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि भेदभाव विद्यमान रहा था। जैसे कि किसान अथवा दास की हत्या करना गंभीर अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अगर उच्च वर्गीय व्यक्ति की हत्या की जाती थी तो उसे गंभीर अपराध माना जाता था। दंड देते समय भी निम्न वर्ग के व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था, वहीं कुलीन वर्ग के व्यक्ति को साधारण दंड दिया जाता था। न्याय निर्णय को लागू करने के विषय में यदि बात की जाए तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब तक वादी या उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय को इस बात से आश्वस्त नहीं करता था कि न्याय निर्णय के आलोक में कार्य किए जाएंगे, तब तक न्यायालय मुकदमे को स्वीकार नहीं करता था। सुमेरियन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो हमें उस समय के सैन्य व्यवस्था के विषय में भी बात करनी होगी। सुमेरियन सभ्यता में हम ये देखते हैं कि प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से एक सेना की व्यवस्था की गई थी। सैनिकों को युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र लेकर पटेसी के नेतृत्व में युद्ध में भाग लेना होता था तथा युद्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें मंदिरों में कार्य करना होता था। आगे यहाँ पे यदि हम युद्ध बंदियों के विषय में बात करें, सुमेरियन सभ्यता में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि युद्ध में बंदी बनाए गए योद्धाओं को दास बनाकर बेच दिया जाता था और कभी कभी उन्हें देवता के लिए बलिदान के रूप में भी दे दिया जाता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को सुमेरियन सभ्यता के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से संबंधित यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।